बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। इस टॉपिक में आज के लेक्चर में हम सेल्फ इंडक्शन को डिफ़ाइन करेंगे। सेल्फ इंडक्शन प्रोड्यूस करने के लिए एक्सपेरिमेंटल सर्किट को देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि ईएमएफ जो इंड्यूस हो रही है वो हम किस तरह हासिल कर सकते हैं, और फिर हम सेल्फ इंडक्टेंस को और सेल्फ इंडक्टेंस के यूनिट को डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम सेल्फ इंडक्शन को डिफ़ाइन कर लेते हैं। सेल्फ इंडक्शन की स्टेटमेंट है, द फिनोमिनन इन विच चेंजिंग करंट इन अ कॉइल इंड्यूसेस ईएमएफ इन द सेम कॉइल इज़ कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक कॉइल में करंट चेंज करने से उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, उसे सेल्फ इंडक्शन का नाम देते हैं। पिछले लेक्चर में हमने म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें एक कॉइल में करंट चेंज करने से हम दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस करते हैं। इसमें जिस कॉइल में करंट चेंज हो रहा है उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। तो इसके लिए हम जानते हैं कि किसी भी क्लोज लूप में, किसी भी क्लोज सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी अगर उस लूप में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो। फैराडेस लॉ के मुताबिक हमने ये पढ़ा हुआ है कि फैराडेस लॉ के मुताबिक इंड्यूस्ड ईएमएफ इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ in a closed loop in a coil is equal to negative of rate of change of magnetic flux। तो हम ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हुए, फैराडेज लॉ को इस्तेमाल करते हुए इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मालूम करने के लिए और इसको ऑब्ज़र्व करने के लिए हम एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, जो एक्सपेरिमेंटल सर्किट है, वो ये है कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक कॉइल है। हमने एक कॉइल को एक रियोस्टेट के साथ कनेक्ट कर दिया और इस कॉइल को हमने एक सोर्स के साथ भी कनेक्ट कर दिया। ये सोर्स है, ये रियोस्टेट है और ये एक कॉइल है। और सपोज़ हम यहाँ पे एक स्विच भी लगा लेते हैं। ये इस सर्किट में स्विच है। तो हम ये जानते हैं कि किसी भी कॉइल में से जब फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। तो ये जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, इसमें ये स्विच है। जब हम इस स्विच को क्लोज़ करेंगे तो इस कॉइल में से करंट फ्लो करना शुरू करेगा, और जब कहीं करंट फ्लो करता है तो उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल में से गुजरेंगी। ये हम पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं कि किस तरह एक कॉइल में से करंट फ्लो करने से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल के अंदर से गुजरती हैं। और अगर हम इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना चाहें तो उसके लिए हमें करंट को चेंज करना पड़ेगा। हम जानते हैं करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो अगर करंट ज़्यादा होगा उससे प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी तो कॉइल में फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। करंट कम होगा उससे प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, और मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम होगा। तो इसको मैं यहाँ पे इस रिलेशन को इस तरह लिख भी सकता हूँ कि क्योंकि हमने फ्लक्स की तरफ जाना है तो मैं ये लिखता हूँ कि जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड कर रही है करंट पे। करंट ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, तो इसी लिहाज से फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। और करंट को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं रियोस्टेट की मदद से रेजिस्टेंस को चेंज करके। अगर हम इस सर्किट में इस्तेमाल होने वाले रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस को बढ़ाने से करंट कम होगा,
करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, फ्लक्स भी कम होगा। अगर हम रियोस्टेट की मदद से रेजिस्टेंस को कम कर दें, करंट बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी और फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो फैराडेस लॉ के मुताबिक अगर कहीं फ्लक्स चेंज हो रहा है किसी क्लोज लूप में तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो हम इस रियोस्टेट की मदद से करंट को चेंज करके बेसिकली फ्लक्स को चेंज करते हैं और फ्लक्स को चेंज करके हम ईएमएफ इंड्यूस कर लेते हैं किसी भी लूप में। तो अब हम इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करने के लिए ये देख लेते हैं कि हमारे इस कॉइल में कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो हम टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम ये फ़र्ज़ कर लें कि ये जो हमारे पास कॉइल है, इस कॉइल की n टर्न्स हैं, इस कॉइल में नंबर ऑफ़ टर्न्स n हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से कॉइल में से गुजर रही होंगी। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक कॉइल में एक टर्न में से गुजर रही होगी वो दूसरी में से भी, तीसरी में से भी गुजर रही होगी। तो जितना फ्लक्स एक टर्न के अंदर होगा उतना ही फ्लक्स बाकी तमाम टर्न्स के अंदर होगा। तो अगर हम ये फ़र्ज़ कर लें, लेट वन टर्न हैज़ मैग्नेटिक फ्लक्स, फ़र्ज़ किया कि एक टर्न में से मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई एम के इक्वल। तो अगर हमारे पास दो टर्न्स हों, एक टर्न में मैग्नेटिक फ्लक्स फाई एम है, दूसरी टर्न में भी फ्लक्स उतना ही है फाई एम, तो दोनों का फ्लक्स ऐड होकर टोटल फ्लक्स होगा 2 फाई एम। इसी तरह से अगर हमारे पास तीन टर्न्स हों तो तीनों का फ्लक्स ऐड होगा और टोटल फ्लक्स बन जाएगा 3 फाई एम। और अगर हमारे पास n टर्न्स हों, अगर n टर्न्स हों तो हमें टोटल फ्लक्स हासिल होगा n फाई के इक्वल। अगर एक टर्न हो तो फाई, दो हों तो इस फ्लक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 टर्न्स हों तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें, n टर्न्स हों तो हम इस तरह से टोटल फ्लक्स लिख सकते हैं n फाई। n यहाँ पे हमारी इस कॉइल में नंबर ऑफ़ टर्न्स की तादाद है। तो ये टोटल फ्लक्स है जो इस लूप में से, इस कॉइल में से चेंज हो रहा है। अब ये टोटल फ्लक्स है तो मैं इसके लिए ये इक्वेशन अब एक लिख सकता हूँ फ्लक्स के लिए। ये जो टोटल फ्लक्स है इसको मैं लिख सकता हूँ कि टोटल फ्लक्स n फाई इज़ प्रोपोर्शनल टू करंट। अभी हमने इससे पहले स्टार्ट में ज़िक्र किया है कि अगर मैं करंट को इंक्रीज़ करूँगा उससे प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा और जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा गुजरेंगी, टर्न्स में से उतना फ्लक्स ज़्यादा होगा, तो उतना ही फ्लक्स ज़्यादा होगा हमारे क्लोज्ड लूप में। जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के। इसको ऐसे लिख लें, फ्लक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इटसेल्फ इज़ प्रोपोर्शनल टू करंट। हमारे इस सर्किट में, इस वाले केस में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा ये करंट की वजह से, जब हम स्विच को ऑन करते हैं करंट फ्लो करता है तो उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, तो करंट ज़्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा। सो फ्लक्स बेसिकली डिपेंड्स अपॉन करंट। तो मैंने इसलिए ये लिख दिया टोटल फ्लक्स n फाई इज़ प्रोपोर्शनल टू करंट I। और अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को यहाँ से हटा दूँ, इक्वलिटी का साइन लगाऊं, तो मुझे यहाँ पे कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, वो मैंने L लगा दिया। तो टोटल फ्लक्स इज़ इक्वल टू n फाई इज़ इक्वल टू एल आई। यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट L है, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट L को हम नाम देते हैं सेल्फ इंडक्टेंस का। ये कांस्टेंट L कहलाएगा सेल्फ इंडक्टेंस। और इस इक्वेशन से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस L इज़ इक्वल टू n फाई ओवर I। और यहाँ से हम इसका यूनिट डिफाइन कर सकते हैं
फ्लक्स का यूनिट है वेबर और करंट का यूनिट है एम्पेयर्स। तो हम इसको लिख लेते हैं जी, फ्लक्स इज इक्वल टू वेबर पर एम्पेयर। ओके जी। अब ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डिपेंडेंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस जो है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वो फैक्टर्स ये हैं, एक तो है नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पे लिखा हुआ नंबर ऑफ टर्न्स पे सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करती है। सेकंड, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉइल। हमने ये जो कॉइल बनाई है इसका अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा रखेंगे उसमें से ज़्यादा लाइंस गुजरेंगी, फ्लक्स ज़्यादा होगा। अगर हम इसका एरिया कम रखेंगे, कम लाइंस गुजरेंगी, फ्लक्स कम होगा, तो सेल्फ इंडक्टेंस भी कम होगी। तो क्रॉस सेक्शन एरिया है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इसके बाद लेंथ ऑफ कॉइल है। अगर हम एक बहुत लंबी कॉइल बना लें, बहुत ज़्यादा टर्न्स हो उसमें, या उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो, तो भी सेल्फ इंडक्टेंस ज़्यादा होगी। और एक और फैक्टर है, दैट इज़ कोर मटेरियल। जब हम एक कॉइल बनाते हैं तो इस तरह के किसी मटेरियल पे, सिलेंड्रिकल मटेरियल हो सकता है, हम उसके ऊपर वायर को लपेट देते हैं। तो कोर मटेरियल कौन सा है वो भी सेल्फ इंडक्टेंस पर असरअंदाज होगा। अगर हम एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेके उसके ऊपर हम वायर को, टर्न्स को लपेट दें, कॉइल बना लें, तो उससे सेल्फ इंडक्टेंस ज़्यादा होगी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की वजह से। और अगर डायामैग्नेटिक मटेरियल हो तो फिर सेल्फ इंडक्टेंस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के मुकाबले में कम होगी। तो ये फैक्टर्स हैं जिन पे सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करती है। अब हमने यूनिट भी इसका लिख लिया है, सेल्फ इंडक्टेंस जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है उन फैक्टर्स की बात भी कर ली। तो अब हम बात करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। फैराडेस लॉ के मुताबिक हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ईएमएफ इंड्यूस तब होगी जब फ्लक्स चेंज होगा। तो फैराडेस लॉ के मुताबिक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और यहाँ पे अभी हमने टोटल फ्लक्स निकाला है, टोटल फ्लक्स इज एन फाई, इसे कह दीजिए, ये इक्वेशन 1 है। यहाँ पे टोटल फ्लक्स हमने एन फाई निकाला हुआ एन टर्म्स में, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस डी ओवर डी टी, और यहाँ टोटल फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज एन फाई। तो ये फैराडेस लॉ की बेसिक डेफिनेशन है, टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और जैसा कि इस इक्वेशन 1 में हम जानते हैं कि हम एन फाई को लिख सकते हैं एल आई के इक्वल, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी माइनस डी ओवर डी टी। एन फाई की जगह पे हम लिखेंगे एल आई, एल क्योंकि कांस्टेंट है इसको हम इस डिफरेंशियल से बाहर ले आएंगे, माइनस एल डी ओवर डी टी, और साथ आ गया करंट आई। इट मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। और यहाँ से मैं इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मैं इस इक्वेशन से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा दूँ तो मैं इसको लिखूँगा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है ये लेंज़ लॉ के मुताबिक इस बात को इंडिकेट कर रहा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो चेंज इन करंट को अपोज कर रही है। अगर करंट बढ़ रहा होगा तो ईएमएफ इस तरह इंड्यूस होगी कि वो उस करंट को बढ़ने से रोके। अगर करंट डिक्रीज़ हो रहा होगा तो ईएमएफ इस तरह इंड्यूस होगी कि वो इस करंट को डिक्रीज़ होने से रोके, वो इसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगी। तो लेंज़ लॉ जो है उसके मुताबिक हम बात करते हैं कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स
दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द चेंज दैट प्रोड्यूस्ड इट। करंट बढ़ने से फ्लक्स चेंज होगा, करंट कम होने से फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो अगर करंट बढ़ने से फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट को बढ़ने से रोकेगी, और अगर करंट कम होने से फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट के चेंज होने को रोकने की कोशिश करेगी। तो ये हमने सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल ली। अब यहाँ से हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को डिफाइन कर सकते हैं। सॉरी, वो तो हमने डिफाइन कर लिया सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को, कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अब इस इक्वेशन से अगर मैं सेल्फ इंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला लिखूं, जब मैं सेल्फ इंडक्टेंस के लिए इसको डिफाइन करना चाहूँगा तो मैं नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दूंगा। मैं लिख सकता हूँ L इज इक्वल टू सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ओवर, ये जो टर्म है ये उधर बटे में जाके डिवाइड होगी, डी आई ओवर डी टी। ठीक है जी। तो यहाँ से हम सेल्फ इंडक्टेंस को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये ईएमएफ है, ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, और ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो मैं इस सेल्फ इंडक्टेंस को इस तरह भी डिफाइन कर सकता हूँ, सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू रेशो ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सेम कॉइल। यहाँ पे एक ही कॉइल में करंट चेंज हो रहा और उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। सो सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू रेशो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सेम कॉइल। और अभी हमने नेगेटिव साइन के लिहाज से बात की थी कि नेगेटिव साइन जो है वो इस बात को इंडिकेट कर रहा कि नेगेटिव साइन उस चेंज को अपोज कर रहा जिसने इसे प्रोड्यूस किया। तो अब अगर हम बेसिक पे जाके देखें कि यहाँ पे जो बैटरी की ईएमएफ होगी उसकी वजह से करंट फ्लो हुआ, और उस करंट की वजह से फ्लक्स चेंज हुआ, उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुई। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी इंडक्टर में वो बैटरी की ईएमएफ को अपोज करने की कोशिश करेगी। अब एक ही सर्किट में दो ईएमएफ हैं, एक बैटरी की ईएमएफ है और एक इंड्यूस्ड ईएमएफ है। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो बैटरी की ईएमएफ को अपोज कर रही है। इस वजह से हम इस सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को बैक ईएमएफ का नाम भी देते हैं। बैक ईएमएफ क्या है जी? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। जब हमने म्यूचुअल इंडक्शन की बात की थी उसमें एक कॉइल में करंट चेंज हुआ और दूसरी में ईएमएफ इंड्यूस हुई। जो दूसरी में ईएमएफ इंड्यूस हो रही थी उसमें एक ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो उसको हम बैक ईएमएफ नहीं कहते। हम बैक ईएमएफ का वर्ड तब यूज़ करते हैं जब एक ही कॉइल में करंट चेंज होने से उसी में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा हो, और इस केस में क्योंकि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो बैटरी की ईएमएफ के ऑपोजिट होगी, उसको अपोज कर रही होगी, इस वजह से हम इसको बैक ईएमएफ का नाम भी देते हैं। तो हमने ये सेल्फ इंडक्टेंस को भी डिफाइन कर लिया। अब हम इस सेल्फ इंडक्टेंस के यूनिट को यहाँ से डिफाइन कर लेते हैं इस इक्वेशन से, ये जो हमने अभी लिखी है। तो सेल्फ इंडक्टेंस के यूनिट को हम डिफाइन करते हैं जैसा कि हमने ये फॉर्मूला लिखा था, L इज इक्वल टू सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ओवर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो यहाँ से मैं इस तरह भी यूनिट को डिफाइन कर सकता हूँ, इसका यूनिट है वोल्ट और करंट का यूनिट है एम्पेयर्स और उसके बटे में टाइम है, उसका यूनिट है सेकंड। तो मैं इसको लिख सकता हूँ वोल्ट पर एम्पेयर और बटे में जो सेकंड ये ऊपर आके पर सेकंड बनेगा, मींस वोल्ट ये सेकंड बनेगा और ये एम्पेयर ऊपर आके बनेगा पर एम्पेयर पर सेकंड। सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट है वोल्ट पर एम्पेयर पर सेकंड और इसको हम नाम देते हैं हेनरी का।
जो कि जोसेफ हेनरी के नाम पे है, और हेनरी जो है ये सेल्फ इंडक्टेंस का SI यूनिट है। एक मैंने यूनिट लिखा था अभी जो ऊपर लिखा था, दैट वाज वेबर पर एम्पेयर फ्लक्स ओवर करंट के लिहाज से, इसको भी हम हेनरी कहते हैं, या हम इस तरह से यूनिट को लिख सकते हैं। ये दोनों सूरतें हैं यूनिट को लिखने की। तो सेल्फ इंडक्टेंस को हम यहाँ से इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, बल्कि हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि इंड्यूस्ड EMF ओवर रेशो ऑफ इंड्यूस्ड EMF टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अब हम यहाँ से हेनरी को डिफाइन करते हैं। ये जो इसका यूनिट है हेनरी, हम सेल्फ इंडक्टेंस के यूनिट हेनरी को डिफाइन करने जा रहे हैं। इसके लिए क्या है कि हम तमाम टर्म्स को ऐसे यूनिट्स में 1 1 में ले आते हैं। अगर हम फ़र्ज़ करें कि इंड्यूस्ड EMF 1 वोल्ट है और जो करंट है वो 1 एम्पेयर है और टाइम 1 सेकंड है, 1 एम्पेयर करंट 1 सेकंड में फ़्लो हुआ और इंड्यूस्ड EMF है 1 वोल्ट, तो फिर हम इस यूनिट हेनरी को डिफाइन करते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस इज़ 1 हेनरी इफ चेंज इन करंट 1 एम्पेयर पर सेकंड, चेंज इन करंट 1 एम्पेयर पर सेकंड induces an EMF of 1 volt in the same coil। इसको फिर से समझ लीजिए। हेनरी यूनिट को हम डिफाइन कर रहे हैं, सेल्फ इंडक्टेंस इज 1 हेनरी इफ चेंज इन करंट 1 एम्पेयर पर सेकंड induces an EMF of 1 volt in the same coil। सो ये सेल्फ इंडक्टेंस के यूनिट हेनरी की डेफिनेशन है। तो आज के लेक्चर में हमने सेल्फ इंडक्शन फिनोमिना को डिस्कस किया और हमने फिर फैराडेस लॉ को इस्तेमाल करते हुए सेल्फ इंड्यूस्ड EMF कैलकुलेट की। सेल्फ इंड्यूस्ड EMF कैलकुलेट करने के बाद हमने सेल्फ इंडक्टेंस को डिफ़ाइन किया और सेल्फ इंडक्टेंस के यूनिट को लिखा, और सेल्फ इंडक्टेंस का जो SI यूनिट है हेनरी, हमने उसको भी डिफ़ाइन कर लिया। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही है। अब हमने जो पिछला लेक्चर है उसमें हमने म्यूचुअल इंडक्शन को डिस्कस कर लिया था और आज के लेक्चर में हमने सेल्फ इंडक्शन को डिस्कस किया है।